स्वागत है लर्निंग विद दुर्गेश में। और आज हम लोग आपके साथ सामान्य विज्ञान, अगर हम बात करें तो सामान्य विज्ञान में एक महत्वपूर्ण सीरीज है जिसे हम फिजिक्स के रूप में पढ़ेंगे। और फिजिक्स में जो पहला टॉपिक है जिसे हम यांत्रिकी, फिजिक्स का जो पहला टॉपिक है यांत्रिकी, वो सीरीज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब यूँ कह सकते हैं यहाँ से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं और झोला भर भर के सवाल आते हैं। आप लोग इस वीडियो के अंदर कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा, जहाँ जरूरत पड़े उस प्रश्न को नोट डाउन करते चलिएगा। मतलब हम कोशिश ये करेंगे कि इस जो प्रश्न बैंक है एमसीक्यू के माध्यम से हम आपकी थियरी भी कंप्लीट करा दें। और थियरी के लिए अगर कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो साथ ही साथ आप लिखते चलिएगा, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये सीरीज आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और हमने ये प्रयास किया है कि हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आएँ जहाँ से आपकी परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं, माने जो आपकी परीक्षा में बार बार आते हैं। क्योंकि अभी की बार एक सेट हमारा, अब ये कहना नहीं है करके दिखाना, लेकिन कब, जब आप लोग साथ देंगे तब। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, जूल। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके जवाब दें। से लेकर सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट को क्या कहते हैं? लाइट ईयर्स कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल कहते हैं, केल्विन या जूल? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। हम इसकी विस्तृत व्याख्या हम आपके सामने करेंगे क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको सरकारी नौकरी करनी है। यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा आपका, कुछ लोग लाइट ईयर बता रहे हैं, इसका मतलब होता है प्रकाश वर्ष, इसका मतलब होता है प्रकाश वर्ष। लेकिन जो आपका सही उत्तर है वो ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब इस प्रश्न का जो सबसे सही विकल्प है वो आपका बी है। अब हम इसके बारे में सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे, ये बी कैसे हुआ। हम जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, जिसे हम लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? सबसे बड़ी बात यह है कि दूरी का मात्रक है। हम लोग कह सकते हैं किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, ये हमारा दूरी का मात्रक है। अब हम आगे अगर हम बात करें कि यह दूरी का मात्रक है जिसका प्रयोग हम किन्हीं दो खगोलीय पिंडों या खगोलीय पिंडों की दूरी मापने में किया जाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? जरा कमेंट करके बताएं कोई भी कि सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर लगभग है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। एक होती है खगोलीय इकाई, यहाँ पे प्रश्न आता है जिसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, इसे हम कहते हैं खगोल की इकाई। लिख लीजिएगा जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, एक, सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। खगोल की इकाई, देखिए थोड़ा सा टच पैड सही से काम नहीं कर रहा, इसलिए हो सकता है हैंडराइटिंग में मेरी गड़बड़ है। एक खगोल की इकाई जो है ये भी लंबाई का मात्रक है। यह 149.9 मिलियन किलोमीटर और पृथ्वी से सूर्य की दूरी के आधारित है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह बी होगा। से लेकर सूर्य तक के अनुमानित दूरी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे से का मतलब हो जाएगा पृथ्वी। तो एस्ट्रोनॉमिक यूनिट की बात करें अगर हम, तो जैसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो यहाँ पर हम अगर हम बात करें तो सूर्य से पृथ्वी तक की जो दूरी है उसे कहा जाता है। और यह लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो लगभग यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने जो सवाल था उसका उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। यहाँ से पृथ्वी से, यहाँ पे होना चाहिए था, पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। लाइट ईयर क्या है? जिसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा कुल तय की गई जो दूरी होती है हम उसे प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसे प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। यहाँ से आपकी परीक्षा में कई सवाल क्लियर हो गए हैं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरा बताइए समझ में आ गया? अब हम बढ़ते हैं इसके एक और अगले सवाल की तरफ। हम यूँ कह सकते हैं इसके हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को सभी साथी शेयर कर दीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने फिर से आ गया है, कह रहा है वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है?
तो जितने भी साथी देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताएं कि जो वेक्टर राशि है ये किसका उदाहरण क्या है। सभी लोग वजन, तापमान, वेग, लंबाई सभी लोग कमेंट करें और हो सके तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करें। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथी मित्रों तक। सभी लोग देखिए वेक्टर राशि का उदाहरण है, तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। अब वे राशियां, ध्यान दीजिएगा, वे राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है उन्हें वेक्टर राशि कहते हैं। वेक्टर राशि को एक और नाम से जानते हैं, जरा कमेंट करके बताइए वेक्टर राशि को और क्या कहते हैं? इन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। इन्हें हम सदिश राशि के नाम से भी जानते हैं। ये वेक्टर कहलाती है जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा, उसमें क्या होता है? परिणाम के साथ दिशा, यहां पे परिणाम के साथ दिशा भी होती है, उसे हम वेक्टर कहते हैं। अगर वेक्टर की बात करें तो वेग, इसके अलावा क्या होगा? त्वरण, यह भी वेक्टर राशि है। बल, यह भी क्या? वेक्टर सदिश राशि है। तो कितने भी साथी जिनको समझ में आ गया वो ध्यान से समझ लें, वेग एक सदिश राशि है। समझ में आ गया सबको? तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, कौन सा नहीं है। दो तरह के प्रश्न आते हैं, मतलब इसे परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ आज हो रही है, तो सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका उत्तर सी होगा। अगला सवाल आपके सामने, कौन से एक वेक्टर का मात्रा है? समय, तापमान, दूरी, वेग। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से बताइएगा। आपको भी पता होगा कि वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, ठीक है। विस्थापन बटे क्या होगा? समय हो जाएगा। माने कौन से वेक्टर की मात्रा है? तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होगा। वेग की जो मात्रक होती है, अगर वेग की मात्रक हम देखें, वेग की मात्रक, वेग की अगर हम मात्रक की बात करें, इसकी मात्रक क्या होती है? कोई बता सकता है? ये होता है मीटर प्रति सेकंड में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ पे वेग होगा। अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर माने सदिश, ठीक है। वेक्टर माने यहाँ पे क्या हो जाएगा? सदिश। तो जितने भी साथी देख रहे हैं जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसी की तरह हम और आगे कंटिन्यू करते चले इस सीरीज को। सभी लोग फटाफट एक बार कमेंट करें। सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी साथी देख रहे हैं, जरा फटाफट कमेंट करके बताएं कि यहां तक आपको समझ में आ गया। कोई डाउट, कोई सवाल, कोई प्रश्न? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल फिर आपके सामने है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? ये आपके सिलेबस में है या आपके पाठ्यक्रम में है? तो जरूर जवाब दीजिएगा आप सभी। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइए मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? बल, कार्य, घनत्व, दबाव। तो यहां पे इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है आपका घनत्व, माने सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो घनत्व है। घनत्व क्या होता है? घनत्व को हम डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब यूं कह सकते हैं कि डेंसिटी माने डी बराबर मास बटे वॉल्यूम। मतलब अगर हम इसका मात्रक पूछें, क्योंकि देखिए परीक्षा में सवाल इसी तरह से आते हैं, मात्रक अगर पूछ लिया जाए तब तो केजी प्रति मीटर क्यूब। तो ये रट लीजिएगा क्योंकि यहां से पूछा जाता है। ये एक भौतिक राशि है, यह एक भौतिक राशि है। इसलिए जितने भी साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया था उन सभी के जवाब सही है। ठीक, सबको आवाज साफ आ रही है ना? किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो जरूर से पूछ सकता है। किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है,
दबाव को मापा जाता है, दबाव को से नापते हैं, किससे? द्रव्यमान एवं घनत्व से, किए गए कार्य से, बल एवं क्षेत्रफल से। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। चलिए यहां पे ध्यान से देखते हैं हम लोग। दबाव को नापा जाता है, बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। बल एवं क्षेत्रफल से, बल एवं क्षेत्रफल से, ठीक, किससे? बल एवं क्षेत्रफल से। तो हम ये जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल होता है। अगर एसआई मात्रक देखा जाए, इसका एसआई मात्रक सभी लोग लिख लीजिएगा, दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे हम पास्कल कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? पास्कल कहा जाता है। ये एक अदिश राशि है। यह क्या है? एक अदिश राशि है। यह क्या है? एक अदिश राशि है। यह क्या है? एक अदिश राशि। तो मतलब यहां पर एक साथ कितने प्रश्न आपके तैयार हो गए? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब का जो एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, जिसे हम पास्कल के नाम से जानते हैं। यह एक अदिश राशि है। तो मैंने एक एक करके सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है और अब की बार एक सीट हमारा। तो सभी लोग जुड़िएगा। देखिए जो क्लास की लिंक होती है, देखिए आप लोग कमेंट करके पूछते हैं, वो टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन करके रखिएगा। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश जैसे करेंगे आपके सामने ई लर्निंग विद दुर्गेश टेलीग्राम आ जाएगा, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां जरूरत लगे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, दबाव का एसआई इकाई क्या है? दबाव का एसआई मात्रक क्या है? अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्न पे इसकी व्याख्या की थी। प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइए। अभी मैंने जस्ट इसको बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका जवाब तुरंत और आसानी से दे लेंगे। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे आपके। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक, अब हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका जवाब आपको मिल गया, सी इसका सही आंसर है। अगले बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से विषम कौन सा है? मतलब हम यूं कह सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए अलग कौन सा है? गति, संवेग, विस्थापन, वेग। सभी लोग बताइए कि यहाँ पे दो चीजें हमें आपको मिलने हैं विषम में। यहाँ पे हमें करना क्या है? चुनना क्या है? एक सदिश राशि इसमें, दूसरा अदिश राशि। एक सदिश राशि बताना है, दूसरा अदिश राशि बताना है। यही आपको करना है। और आपने अगर ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स पढ़े होंगे तो वहां पे आपको ये मिल होंगे, या कोई भी विज्ञानी किताब आपने पढ़ी होगी, फिजिक्स पढ़ा होगा, वहां पे आपको ये चीजें आसानी से मिल जाएंगे, चाहे आपने लूसेंट ही क्यों ना पढ़ा हो। ध्यान से देखिएगा, वे राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा होती है वे सदिश राशियां कहलाती हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सदिश राशि क्या क्या है। सदिश राशि क्या क्या है? सदिश में अगर हम बात करें तो वेग है आपका, दिख रहा है, त्वरण है, वहां पे वेग है, त्वरण है, बल, विस्थापन, दिख रहा है आप लोग को ना, बल है, विस्थापन है, संवेग है, संवेग भी है, संवेग भी है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको काट देता हूं। अदिश राशि को मैं यहां पे अगर काट देता हूं, सॉरी, संवेग, इसको मैं काट देता हूं ना, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। अब आपको एक बात क्लियर हो गई, सदिश हो गई। हम बात करते हैं अदिश राशि की। अदिश राशि यहां पे हो गया आपका अदिश राशि।
वे राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, जिनमें केवल परिणाम होता है वे राशियां अदिश कहलाती हैं। जैसे इसमें घनत्व हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका चाल है, आयतन है, समय है, तो ये सभी क्या है, ये सब अदिश राशियां हैं। समय है, चाल है, दिख रहा है आप लोग को, ताप है, वैद्युत धारा है, विद्युत धारा है, ताप है। तो यहां पर डिफरेंट क्या होगा, गति। यहां पे क्या होगा, गति होगा। गति एक अदिश राशि है। ये क्या है, गति मैंने नहीं लिखा है ना, गति, गति एक अदिश राशि है। बाकी जितने हैं वो सदिश हैं, बाकी जितने हैं वे सभी क्या है, सदिश हैं। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरा वे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए, क्योंकि हो सकता है आपके आने वाले परीक्षाओं में यहां से सवाल पूछे जा सके, इसलिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगर आप लिख रहे हैं साथ में नोट्स बनाते चल रहे हैं तो सबसे बेहतर है, ठीक है। सभी लोग साथ में नोट्स बनाते रहेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि पानी का घनत्व क्या है। पानी का घनत्व क्या है? सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं कि पानी का घनत्व क्या है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। 1000 किलो घन मीटर, 10 किलो घन मीटर, 1 किलो घन मीटर, 100 किलो घन मीटर। फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके जवाब दीजिए। यहां पर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 1000 किलो घन मीटर। मतलब यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। मतलब किसी पदार्थ के घनत्व को पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में ही हम परिभाषित कर सकते हैं। माने अगर घनत्व पूछ लिया जाए, अगर यहां पे हम घनत्व पूछ ले तो घनत्व बराबर क्या हो सकता है, पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान बटे क्या होगा, पदार्थ का आयतन। पदार्थ का आयतन, पदार्थ का आयतन, ठीक। माने द्रव्यमान का अगर एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, आयतन का घन मीटर, तो घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है, अगर घनत्व का एसआई मात्रक पूछ लिया जाए कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक तो क्या होगा बता सकता है कोई, किलोग्राम प्रति घन मीटर, माने किलोग्राम प्रति घन मीटर। अब अगर यहां पूछा जाए कि घनत्व अगर पूछ लिया जाए बर्फ का, तो जरा कमेंट करके बताइएगा अगर बर्फ का पूछेगा तो क्या होगा, बर्फ का घनत्व क्या होगा। तो 920 केजी, 920 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये पानी का घनत्व हो गया, ये बर्फ का घनत्व है। अगर लोहे का घनत्व पूछ लिया जाए तब, लोहे का घनत्व अगर हम पूछ ले तब, परीक्षा में हो सकता है लोहे का भी पूछ ले, तो 7800 केजी प्रति मीटर क्यूब, दिख रहा है आपको। अगर पारा का पूछ लिया तब, पारा का अगर पूछ लिया जाए तब क्या होगा, 13600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये रट लीजिएगा, ये परीक्षा वाले सवाल हैं, यहां से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं और भविष्य में आप ऐसी गलती मत करिएगा। हम एक एक करके बता दे रहे हैं जो आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम के आधार पर है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप सिलेक्शन के धीरे धीरे करीब पूछे। सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे से फेसबुक पे, चाहे से यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगर कॉपी पे लिख रहे हैं, नोट्स अपने आप बनाते चलिएगा। हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ, ठीक। अगला सवाल आपके सामने, अगला है आपके सामने, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। जो गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, फटाफट कमेंट कर बताइए। गैलन गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के लिए, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए, जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, फटाफट फटाफट कमेंट कर बताइएगा, जितने भी साथी देख रहे हैं। चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। इस सवाल की तरफ देखिए, गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन के माप के लिए, तो यहां इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आयतन के माप के रूप में।
मतलब ये कह सकते हैं इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा? सी। गैलन द्रवों के आयतन के रूप में मापा जाता है। एक गैलन बराबर क्या होगा? एक गैलन बराबर, एक गैलन बराबर, कोई बता सकता क्या होगा? कौन सा गैलन? यूएस का। मैं पूरा स्पष्ट लिख दूं, नहीं तो परीक्षा में आप आएगा तो कहेंगे सर आपने तो यही बताया था। एक यूएस गैलन बराबर क्या होता है? 3.785 लीटर। एक गैलन बराबर। अगर पूर्व में तेल की मात्रा बैरल मापी जाए, अगर पहले तेल की मात्रा अगर बैरल मापी जाए तो क्या होगा? एक बैरल बराबर। जरा बता सकता है कोई एक बैरल बराबर क्या होता है? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बैरल बराबर कमेंट करके बताइए एक बैरल बराबर क्या होगा? 42 यूएस गैलन। एक बैरल बराबर 42 यूएस गैलन। ठीक। अगर लीटर मापा जाए तब, एक बैरल लीटर मापा जाए तब, एक बैरल बराबर, अगर ये लीटर पूछ दिया जाए तब क्या होगा बताइए? 158.987 लीटर। ये बैरल हो गया और ये आपका गैलन हो गया। एक बैरल बराबर 42 गैलन होता है यूएसए में। सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पे, चाहे इसे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। अगर इतनी मदद कर सकते हैं तो बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सभी साथी। इंपॉर्टेंट है, लग रहा है आपको? तो फिर कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला सवाल है आपके सामने। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर के कारण हटता नहीं है, के कारण हटता नहीं है। जड़ता के कारण, गति के कारण, चुंबकत्व के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। तो यहां पे इस प्रश्न का उत्तर होगा, बताइए जल्दी क्या होगा? जड़ता। जो गलत है वही आपका सही होगा। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब कोई उसके ऊपर बाह्य बल को हम आरोपित करें तब। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। इसी कारण मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर हटता नहीं है। मतलब यहां इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा? आपका ए इसका सही जवाब होगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। यह आपका न्यूटन की गति का पहला नियम है। यह कौन सा है? यह आपके न्यूटन के गति का पहला नियम है। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? जड़त्व का नियम इसी को कहते हैं। इसे ही जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलती लिफ्ट में एक व्यक्ति, चलती लिफ्ट में एक व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, भार नहीं बदलेगा, बढ़ या घट जाएगा? सभी लोग जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी साथी। चलिए यहां पर क्या होगा? बढ़ या घट सकता है, बढ़ या घट सकता है। मतलब अगर मैं बात करें तो प्रश्न में केवल चलती लिफ्ट का उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर चलती लिफ्ट का उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का वजन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगी तो व्यक्ति का वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगर लिफ्ट यहां पे जैसे लिफ्ट हो गया आपका, ये ऊपर की तरफ, इसका मतलब है लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो बढ़ा हुआ वजन प्रतीत होगा। कैसा? बढ़ा हुआ। लेकिन अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तब घटा हुआ। तो यहां पर यह नहीं कह रहा ऊपर या नीचे जा रही है,
यदि लिफ्ट नीचे गति कर रहा है तो वजन घटा हुआ प्रतीत होगा। मतलब चलती लिफ्ट की बात करिए, ऊपर अगर जाएगा तो बढ़ा हुआ, नीचे जाएगा तब घटा हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया सबका? मतलब इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो क्या होगा? डी होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो स्क्रीनशॉट कर सकता है, पूछ सकता है। अगला सवाल है आपके सामने, काफी बड़ा सवाल है। मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा हम लोग को छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको पूरा दिख जाए। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है? चलिए, एक अच्छा क्रिकेटर, एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्ररक्षक एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ के अनुसार, जैसे कैच आता तो पीछे की तरफ खींचता है, ऐसा वह संपर्क को कम करता है जिससे संपर्क के बल में वृद्धि हो सकती है। वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है। वह गेंद लपकने से डरता है और इसलिए अपने हाथ पीछे खींच लेता है। वह संपर्क के समय को कम करता है जिससे संपर्क को बल में कमी आती है। तो बताइए, बताइए चलिए फटाफट कमेंट करके। चलिए यहां पे हम ध्यान से देखते हैं और शायद इस प्रश्न का जवाब आपको पता चल जाए। सभी लोग यहां पर ध्यान से देखते हैं, वह संपर्क के समय वृद्धि करता है जिससे संपर्क बल में कमी आती है। मतलब खिलाड़ी जो क्रिकेट को गेंद कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है। जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद का संवेग शून्य हो जाता है। इस संवेग को परिवर्तन करने के लिए खिलाड़ी गेंद को जितने अधिक समय में रोकेगा, आवेग देने के लिए उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा। इसलिए उंगलियों के बीच रखने के बाद वो पीछे की तरफ क्या करता है? खींचता है। वो क्या करता है? पीछे की तरफ खींचता है, जिससे वह गेंद अधिक समय तक बल लगा सके, गेंद पर अधिक समय तक वो बल लगा सके। मतलब इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर जो आपके नजर में होगा वो आपका क्या होगा? बी होगा। सबको समझ में आ गया? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए ऐसे सवाल आपके परीक्षा में आते हैं और हम नहीं चाहते कि आपका ऐसे सवाल आए और गलतियां करें आप। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। जब एक कार एक मोड़ लेती है, जैसे जब कार एक मोड़ लेती है, टर्न लेती है, तो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है? केंद्राभिमुख बल, अपकेंद्रिक बल, घर्षण बल, तनाव बल। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं। सभी लोग जवाब जरूर देंगे। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा अपकेंद्री बल, बी होगा। यदि हम किसी गाड़ी को बैठे हैं और गाड़ी अचानक से दाईं ओर घूम जाती है या बाईं ओर भी घूम जाती है, अगर दाईं ओर घूमती है तो बाईं तरफ झटके जाते हैं, बाईं तरफ जाती है तो दाईं तरफ झटकते हैं, माने उसकी विपरीत दिशा की तरफ। ऐसा इसलिए नहीं कि हम कोई वो बल वास्तव में बाईं ओर लग रहा है, लेकिन वास्तव में जब गाड़ी दाईं ओर घूमती है तो हमारे शरीर पर आवश्यक जो अपकेंद्रिक बल नहीं था और हमारा शरीर सीधा था और गति कर रहा था। जब गाड़ी की दीवार दाईं ओर घूमती है तो हम बाईं ओर मुड़ जाते हैं, दीवार टकरा जाते हैं। ऐसा आभास होता है जैसे हम पर कोई अपकेंद्रिक बल लगा हो। अगर दाएं तरफ घूमेगी तो हम बाएं तरफ, बाएं तरफ घूमेगी तो हम दाएं तरफ। तो ऐसा इसलिए होता है इससे लगता है कि हमारे ऊपर कोई बल लगा हो। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो आपका बी होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भैया सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने साथी मित्रों तक। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? कार का त्वरण शून्य है, कार का वेग लगातार बदल रहा है, कार का त्वरण लगातार बदल रहा है, कार का वेग शून्य है। सभी साथी जवाब जरूर देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को अभी तक यहां तक देख लिए हैं। शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए ध्यान से देखते हैं, यहां पर होगा बी, कार का वेग लगातार बदल रहा है। मतलब बी वालों के जवाब सही है। जब कार का वेग बढ़ता है
कहा जाता है कार में त्वरण हो रहा है। कार में क्या हो रहा है? त्वरण हो रहा है। और यदि वेग एक समान दर से बढ़ता है तो त्वरण को एक समान कहा जाता है। वस्तु एक समान त्वरण होता है यदि वह सीधी रेखा में चलती है तो उसके समय अंतरालों में एक समान मात्रा में उसका वेग बढ़ता है। मतलब अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो वस्तु में एक समान त्वरण होता है। जो वस्तु होती है उसमें एक समान त्वरण होता है यदि उसका वेग एक समान दर से परिवर्तित हो। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका बी होगा। समझ में आ गया सबको? हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप लोग चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? निस्तारण, आंशिक आशवन, अपकेंद्रीकरण, क्रिस्टलीकरण। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अपकेंद्रीकरण। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। अपकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करते हैं। जो अपकेंद्रित यंत्र होता है उसकी मदद से द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमान के कणों को अलग किया जाता है। इस यंत्र को द्रव को किसी बर्तन या नालियों में भरकर तीव्र गति से घुमाते हैं और जो भारी कण हल्के कणों की अपेक्षा केंद्र से अधिक दूरी पर प्रदी को धीरे धीरे चलने लगते हैं और धीरे से अलग हो जाते हैं। तो दूध से क्रीम निकालने की जो मशीन होती है वह इसी सिद्धांत पर काम करती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका आंसर सी है। ये ऐसे सवाल है जो आपको पढ़कर परीक्षा हॉल में जाने हैं। ठीक, अगला सवाल है आपके सामने। रोलर कोस्टर की सवारी कौन सा बल कार्य करता है? रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्री, अभिकेंद्री, गुरुत्वीय, अभिलंब। तो वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त की केंद्र की ओर रहती है और इस बल को हम अपकेंद्री बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? अपकेंद्री बल कहते हैं। इसके बिना वृत्तीय गति संभव ही नहीं है। रोलर कोस्टर की सवारी में भी अपकेंद्री बल कार्य करता है। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पी होगा। आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? बात करने के लिए संडे स्पेशल एक क्लास होती है, वहां पे आप आके कमेंट किया करिए। बाकी क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट कर दीजिएगा, वहां पे आपके जवाब ई लर्निंग विद दुर्गेश की टीम दे देगी। यहाँ पे मैं निःशुल्क आप सभी के लिए लाइव क्लास ले रहा हूँ, देश हित में, राष्ट्र हित में, चाहे आप लाइव देख रहे हैं चाहे बाद में देख रहे हैं। बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। तो यहां पे आपको पता है कि बल फोर्स का क्या होगा? न्यूटन। माने धक्का या खिंचाव जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो हम जानते हैं F बराबर क्या होता है? ma। बल की एसआई यूनिट क्या होगी? अगर यहां पूछ लिया जाए एक न्यूटन बराबर क्या होगा? एक न्यूटन बराबर क्या होगा? 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मतलब 10⁻5 डाइन। बस रट लीजिएगा। माने 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। ठीक, जरा आप लोग बताइए, जितने लोग यहां तक वीडियो को देख लिया है वे सभी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को यहां तक चीजें समझ में आ गई। ये डेली क्लास होगी आपके लिए इसी निश्चित समय पर, और आप लोग लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं क्लास में। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
क्योंकि आप मेरे साथ अगर नोट्स बनाएंगे तो परीक्षा में आपको हमेशा मददगार होगा। और आपने अगर ई-लर्निंग विद दुर्गेश नोट से लिया होगा दोनों। हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा विकल्प घर्षण बल का गलत उदाहरण है? यहां पे ध्यान दीजिएगा, गलत उदाहरण पूछा, क्योंकि प्रश्न को अगर आप गलती से पूरा नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप परीक्षा में गलती कराएंगे। फर्श पर ढकेला गया वॉशिंग मशीन, बर्फ के स्लेज का फिसलना, व्यक्ति द्वारा स्लाइड में नीचे की ओर फिसलना, व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना, कौन सा उसका एग्जाम्पल नहीं है? सभी साथी जवाब जरूर देंगे। एक मतलब यहां पर अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो यही आपका गलत है, इसलिए जो गलत है वही आपका सही है। मतलब हम यूं कह सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर डी है, माने W बराबर FD, जहां F न्यूटन बल लगाकर वस्तु D मीटर विस्थापित की जा रही है। ठीक है, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, जो गलत है वही सही है। बाकी यह भी इसका उदाहरण है, ये भी है, ये भी, लेकिन यह आपका नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते अगले सवाल की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, जहाजों की गति में वृद्धि पर आधारित है। जहाजों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है? ये प्योर ऐसे सवाल है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। फिजिक्स के सवाल है, सामान्य विज्ञान के सवाल है, सामान्य जनरल साइंस के सवाल है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, फैराडे का नियम, फ्लेमिंग के राइट हैंडल का नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। सभी साथी जवाब देंगे। भाई नौकरी सबको करनी है तो जवाब भी सबको देना चाहिए, गलत या सही, क्योंकि यहां पर अगर गलती हो जाएगी तो परीक्षा में आप गलती नहीं करेंगे। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के अगर बराबर हो तो लोहे के जहाज का ढांचा या लोहे के बना ढांचा, जिसे जहाज कहते हैं, लोहे से बनी तैरने लगती है। और उसके थोड़े से हिस्से द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज तथा उसमें लदे सामान के भार के बराबर होता है। जहाज की गति में वृद्धि भी करता है, जो इसी सिद्धांत पर काम करता है। इसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। 3 सिद्धांत होते हैं। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण आंशिक रूप से डुबाया जाता है, उसके द्वारा हटाया गया जल यदि वस्तु के भार के बराबर है तो वस्तु मध्य में तैरेगी, यदि वस्तु हल्का है तो ऊपर तैरेगी, यदि वस्तु का भार भारी है तो जल में डूब जाएगी। इसलिए इसे कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, मुझे लग रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा हो तो ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है? सभी साथी बताइएगा कौन सा इसमें से नहीं है। जितने भी लोग देख रहे हैं वो जरूर बताएंगे कौन सा इसमें नहीं है। आइए इसके बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। एक ग्रह का ग्रहपथ 2 केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है, सही है। एक ग्रह सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती, सही है। एक ग्रह की कक्षी अवधि का वर्ग अपने गृहपथ की अर्धविमुखी दूरी पर घन के समानुपाती, तो सही है। एक कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह आपका गलत है। और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। माने जोहान्स केपलर खगोल वैज्ञानिक थे। इनके 3 नियम थे जो ग्रह की गति के नियम कहलाते थे। केपलर का पहला नियम था कि दीर्घवृत्ताकार जो दीर्घवृत्तीय कक्षा के 2 नाभिक में से एक पर सूर्य सहित सूर्य के चारों ओर ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करते हैं। मतलब इसका अर्थ है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षा, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह की कक्षा है जिसे हम दीर्घवृत्त कहते हैं, यह केपलर का पहला नियम था।
अगर दूसरे नियम की बात करें तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस तरह परिक्रमा करते हैं कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा के समय के समान अंतराल में समान क्षेत्रफलों में हट जाती है। मतलब किसी भी ग्रह का सूर्य के परिक्रमण काल माने एक पूरा चक्कर लगाने का समय उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के माने अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात मतलब घन के अनुक्रमानुपाती होता है, जिससे सूर्य के चारों चक्कर लगाने में लगा लेता है। मतलब यहां पर इस प्रश्न का उत्तर देखा तो डी ही केवल गलत है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो गलत है वही आपका सही, इसलिए डी इसका सही होगा। समझ में आया सबको? हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सबको समझ में आ गया? एक ग्रह कक्षीयवादी वर्ग अपने ग्रहपथ के अर्ध प्रमुख धुरी के घन समानुपाती होता है। माने अगर हम यहां पे देखें तो टी स्क्वायर यहां पे इसके समानुपाती होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ए क्यू। यही है आपका थर्ड। कोई ने कहा सब थर्ड की व्याख्या करिए, तो ये आपका थर्ड होगा। सर कमेंट नहीं देखते आप? अच्छा नहीं देखते। ग्रहों के ग्रहपथों का समान आकार, ग्रहों के ग्रहपथों का समान आकार क्या होता है? गोलाकार, पैराबोलिक, अंडाकार, शंक्वाकार। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि सभी ग्रहों का ग्रहपथों का जो समान आकार है वो अंडाकार है, मतलब यहां पे सी होगा। ठीक, अंडाकार है, इलिप्टिकल है, सभी लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ हम। अगला है आपके सामने, निम्न में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो इसका उत्तर आपको सबको पता है, ग्रह, सैटेलाइट, तारा, आकाशगंगा। क्योंकि सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? तारा है, तो इसलिए उसके चारों तरफ क्या होंगे? ग्रह ही चक्कर लगाएंगे ना। ठीक, अच्छा कौन पढ़ने नहीं दे रहा है? एक मिनट। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे लिए आपका सिलेक्शन महत्वपूर्ण है, आपका कमेंट नहीं। सौरमंडल की का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जोहान्स केपलर, गैलीलियो गैलीली, विलियम हर्शेल, निकोलस कॉपरनिकस। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। यहां पे इस प्रश्न का उत्तर होगा निकोलस कॉपरनिकस। माने अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया तो सही है। ये यूरोप के थे। इन्होंने बताया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में है, माने इसे ही हीलियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। इसमें ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी न होकर सूर्य था। इसमें जो ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी न होकर सूर्य था, मतलब पृथ्वी नहीं सूर्य इनका केंद्र था। ठीक है, हमें इन्होंने पहले बताया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, सूर्य है। अगला सवाल आपके सामने है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तनाव, जड़ता, वजन, काम। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी साथियों को बता दीजिए। वजन, वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण भार को बल को भार या वजन कहते हैं। नहीं शेयर करेंगे तो हम जल्दी से खत्म कर देंगे आपके लिए भैया। पृथ्वी का आकार, पृथ्वी पर आपका वजन अगर 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? ये तो अजीब सा सवाल है। अब आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसे निकलेगा। तो इसका निकालने का तरीका क्या है? बुध पर व्यक्ति का भार, बुध पर भार, बुध पर भार
ये आप लोग खुद से हल करिएगा। बुध पर भार, अब यहां पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर भार लिख लीजिएगा, पृथ्वी पर भार पूरे का बटा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड इंटू 3.7 यहाँ सेकेंड स्क्वायर होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पे सवाल आपका जो बनेगा 38 है ना, तो 38/9.8, क्योंकि ये पूरा ये इससे कट जाएगा, तो 9.8 इंटू 3.7। जरा हल करके बताइए कितना आता है। ये 8×3 = 24/10, 10 एकड़ हो जाएगा, तो कितना आएगा एक बार जरा देखिएगा। एकता जी ने बताया है डी 14.3 kg। ठीक, एकता जी ने बताया 14.3 kg। हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? किसी कारण बादल आकाश में तैरते हैं? निम्न तापमान, निम्न गति, निम्न दाब, निम्न घनत्व। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। डेली क्लास में कितने लोग लाइव रहने वाले हैं? चलिए यहां पे ध्यान से देखते हैं। निम्न घनत्व, बादलों का भार एक स्थान पर केंद्रित नहीं रहता। बादलों का जो भार है एक स्थान पर केंद्रित नहीं रहता, बल्कि इनका द्रव्यमान एक बड़े क्षेत्र में जल एवं बर्फ के क्रिस्टलों में महीन कणों के रूप में फैला रहता है, जिससे इनका जो घनत्व होता है ये बहुत कम हो जाता है। साथ ही साथ पृथ्वी सतह से ऊपर उड़ती हुई गर्म वायु इनमें तैरती अवस्था में इन्हें बनाए रखती है। इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। हम चलते अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। आपको दिखाई दे रहा होगा, अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है? सभी लोग जवाब जरूर देंगे। बाहर के दबाव से कम, दाब से कम, बाहर के दाब से ज्यादा, बाहर के दाब जितना भी होता है जिसे वायु में पंपों द्वारा कायम रखा जाता है, सामान्य, आर्द्र और आंशिक निर्वात। मेरा उद्देश्य केवल आपका सिलेक्शन है। यहां पर क्या होगा? बाहर के दाब जितना ही होता है इससे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है, मतलब इस प्रश्न का सी है। ये पूरे एनसीईआरटी की जो प्रश्न बैंक होती है उसी से हम आपके लिए लेकर आए ताकि आप सिलेक्शन के करीब पहुंचे। यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या? अधिक ऊंचाई पर उड़ान, अधिक ऊंचाई पर अगर हम बात करें उड़ान की, तो दाब बाहर, जो विमान के अंदर का जो दाब है बाहर के दाब के बराबर ही होता है, जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। ठीक, अगला सवाल आपके सामने, ब्लांटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने को का कारण क्या है? कागज की खुरदरी प्रकृति, परासरण, ओसोमोसिस, कैपिलरी प्रक्रिया, सोखना। तो यहां पे क्या होगी? कैपिलरी प्रक्रिया, सी। माने जो ब्लाटिंग पेपर द्वारा स्याही से जो स्याही सोखी जाती है उसका कारण है कैपिलरी प्रक्रिया। ये केशिकत्व कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? केशिकत्व। इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में यहां से पूछा जाता है। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम एक समान होती है, केश नली कहलाती है। क्या कहलाती है? इसी केश नली कहते हैं। जो होती है केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। लालटेन आपने देखा होगा या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। आपने लालटेन देखे होंगे या आपने इस तरह से जो डिबरी होती है, लव होता है, तो इसमें आपने देखा होगा केशिकत्व के नाते ही तेल क्या होता है? ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक, अब हम और आगे चलते हैं।
अगला है, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? बताइए सब लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम पर आप सभी लोग जुड़िएगा डेली क्लास के लिए। आप सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा। मैं निःशुल्क आपको जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपको पढ़ा देता हूँ, देश हित में, राष्ट्र हित में। ठीक, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर क्लास से नोट्स के संबंध अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, यहाँ से जुड़कर आप घर बैठे सभी क्लास नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। ये जौनपुर जनपद में चलती है और नोट्स भी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, क्लास भी यहाँ से, कोई भी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि इसका उत्तर होगा केसिका कैपिलरी क्रिया, मतलब इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने इस प्रश्न को पूरा पढ़ लिया, ये यूनिक प्रश्न है। अगर आपको साइंस से भी डर लग रहा है, आपको लग रहा है साइंस में स्कोर कैसे करें, तो ये सीरीज आपके लिए बेहद काम की है। और अगली क्लास के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा। सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सब लोग टेलीग्राम पे जुड़िएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपको जल्द ही पूरी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट आपकी परीक्षा की ऐप के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। यह सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा और बेहतर लगे तो लाइक करिएगा। बाकी आपके अंदर आत्मा जो कहे वो करिएगा। आप सभी का थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अब की बार एक सीट हमारा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355179012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355179012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर